हेलो गाइस, वेलकम टू द क्लास। आई एम गौरव चौधरी एंड हम पढ़ रहे हैं भाई फिजिक्स। आज अपना एक हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। मीन्स ये सेकंड यूनिट है +2 के लिए एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और बहुत सारी चीज़ें हम नई नई सीखेंगे और इसकी चीज़ें बहुत सारे चैप्टर्स में आगे भी यूज होंगी। ठीक है, तो अपना चैप्टर है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये चैप्टर हम 10th क्लास में भी एक बार पढ़ चुके हैं। तब हमने सिर्फ ओम लॉ तक ये चैप्टर पढ़ा था, ओम्स लॉ तक ही पढ़ा था। अब उसके आगे भी एक्सटेंड करेंगे, इसमें किरचॉफ्स लॉ भी आ जाएगा। जब अपनी बड़ी बड़ी सर्किट होती है तो अपने को किरचॉफ लॉ से सॉल्व करनी पड़ती हैं, छोटी सर्किट ओम्स लॉ से भी हो जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि नाम है, तो व्हाट इज करंट। सबसे पहले करंट को उठाते हैं भाई। करंट क्या है? करंट इज बेसिकली फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम मतलब पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। फ्लो कहां से कर रहा है? हवा में तो चार्ज जाएगा नहीं, है ना। जा भी सकता है हवा में, ऐसे स्पार्किंग होती है ना, तो हवा में ही चार्ज भाग रहा होता है। ठीक है, बट जनरली हवा में नहीं जाता। चार्ज कहां चलता है? किसी कंडक्टर में चलता है। ठीक है, तो जैसे अपने पास एक वायर है, ठीक है, एक वायर है, कंडक्टर वाली है। ठीक है, इस पे क्या किया हमने, इस पे किसी एक पोजीशन पे एक बंदे को खड़ा कर दिया। ठीक है भाई, अब इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर मान लो इस तरफ चार्ज भागा जा रहा है। ठीक है, इस तरफ चार्ज का फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस बंदे को ना करंट बताना है कि करंट कितना है ना। चार्ज का कुछ फ्लो हो रहा है, इस बंदे को करंट बताना है। तो ये क्या करेगा, ठीक है, इस वायर के अंदर देखेगा और लेट्स सपोज ऐसा मान लेते हैं कि भाई चार्ज ना दिख जाता है। ऐसा मान लो एक बार कि चार्ज दिख जाता है। ठीक है, तो इस बंदे को लेट्स से यहां से इसने क्या किया ना, इसने 4 dt टाइम इसने ऑब्जर्व किया। ठीक है, इसने 4 dt टाइम ऑब्जर्व किया। ठीक है, और इसने क्या ऑब्जर्व किया कि dq चार्ज हैज फ्लोन। ये जहां पे खड़ा है ना, वहां से dq चार्ज फ्लो हो चुका है इन dt टाइम। ठीक है, इसके पास एक तो स्टॉप वॉच है जिसमें टाइम नोट करता रहेगा ये, और साथ साथ चार्ज इसको सपोज दिख रहा है तो चार्ज को देखता रहेगा। ठीक है, तो dq चार्ज फ्लो किया dt टाइम में। ठीक है, तो ये क्या बोलेगा कि करंट की वैल्यू क्या है भाई, कितना चार्ज फ्लो हुआ, dq फ्लो हुआ, कितने टाइम में हुआ, dt टाइम में। तो यही क्या बन गया, अपना करंट बन गया है। बात क्लियर है? बहुत बात सिंपल है। बंदा यहां पे खड़ा हुआ, उसको चार्ज ऐसे फ्लो करता दिख रहा है, 1 कूलम आया, 2 कूलम आया, 3 कूलम आया। ठीक है, और साथ में टाइम भी नोट करता रहा। तो जितना चार्ज, ऊपर चार्ज लिखना, नीचे जितना भी टाइम हो टाइम लिखना है, वो क्या बन जाएगा, करंट बन जाएगा अपना। ठीक है, अच्छा, करंट की जो SI यूनिट है, देखो यहां से क्या बना अपना, dq का मतलब यूनिट्स लिखना चाह रहा हूं मैं। dq मतलब चार्ज होगा ना। चार्ज किस में होता है, कूलम्स में होता है, कूलम और पर सेकेंड। ठीक है, ऊपर क्या है कूलम, नीचे क्या है सेकेंड। बट इसकी यूनिट को हम एक स्टैंडर्ड SI यूनिट में एक नाम रख देते हैं। इसका SI यूनिट इसकी है एम्पियर। ठीक है, अब देखो भाई 1 एम्पियर का क्या मतलब है, 1 एम्पियर का मतलब है 1 कूलम पर सेकेंड। 1 कूलम पर सेकेंड, 1 एम्पियर का ये मतलब है फिजिकल, मतलब 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो कर जाए तो करंट 1 होगा। बात क्लियर? ठीक है, इसके ऐसा यूनिट है ये। ठीक है, एम्पियर। ठीक है, इसको नोट करने के लिए एमीटर यूज करते हैं, उसको हम बाद में बात करेंगे अभी। ठीक है, तो उसको लीव कर सकते हैं अभी। ठीक है, आगे बात देखते हैं भाई करंट के बारे में। ठीक है, जस्ट एक बार नोट करो, आगे लिखता हूं। तो भाई अब एक बात अपने को पता होगी कि किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान होता है और प्रोटॉन को बाहर निकालना आसान नहीं होता, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो जब चार्ज फ्लो हो रहा है तो फ्लो ऑफ चार्ज तो हो रहा है, बट वो किसकी वजह से हो रहा है, किस चीज का फ्लो हो रहा है, वो प्रोटॉन का फ्लो हो रहा है या इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। अब प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एटम है, ठीक है, इसके अंदर प्रोटॉन है, ठीक है, एंड न्यूट्रॉन है, बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ठीक है, अब इससे अगर करंट चलना है तो क्या होगा ना भाई, ठीक है, इसके पिछला एक न्यूक्लियस होगा यहाँ पे, जिसपे प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे, उस पे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे हो रहे होंगे।
ठीक है। तो देखो जब करंट फ्लो होता है तो क्या होता है कि इसका ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, इसका ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहां से जंप करके यहां पे चला जाता है दूसरे वाले के पास। तो इसका यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे चला जाएगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन फिर आगे चला जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन आगे चला जाएगा। ठीक है, देखो यहां पे वैकेंसी क्रिएट हुई, इस वैकेंसी को भरने के लिए पिछले वाला इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, पिछले एटम वाला। ठीक है, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां पे जाके इसको हिट करेगा, ये निकल गया, दूसरा यहां पे रह गया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएगा। तो अब हम देखें कि यहां पे एक अगर पूरी वायर हम मान लें, ठीक है, तो वायर में ऐसे बहुत सारे एटम्स होंगे। ठीक है, तो क्या हो रहा होगा, ये एटम इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये एटम इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये एटम इसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो मतलब कुछ ऐसा फील कर सकते हैं कि इस तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। सिंपल है, मतलब इस तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का इस तरफ फ्लो हो रहा है। बट जो अपना करंट है वो फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम तो है, बट वो कौन सा चार्ज है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज है ये। ठीक है, यहां पे ना स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, इसको हम ध्यान रखेंगे। ये फ्लो किसका है, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है। ठीक है, बट असली में कौन फ्लो होता है, असली में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, और डेफिनेशन में कौन है, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है। ठीक है, तो देखो अब अगर किसी वायर में अगर इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है भाई, कि नेगेटिव चार्ज राइट साइड में फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो करंट किस तरफ फ्लो कर रहा है, करंट तो क्या है, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है। ठीक है, एक बार एटम पे वापस आओ, एटम पे वापस आओ, अपने को कुछ कुछ दिखेगा। ठीक है, देखो भाई पहले क्या था कि किसी एटम के पास मान लो कोई चार्ज नहीं था, जैसे ही हमने इस पे बैटरी लगाई, ठीक है, बैटरी ऐसे लगा दी वायर पे, और क्या हुआ कि बैटरी ने यहां से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करा दिया, नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 फ्लो करता जा रहा है, बट अपने को क्या देखना है, अपने को फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज सोचना है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो देखो पॉजिटिव चार्ज किस तरफ फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, एक बार देखें तो भाई पहले ये सारे न्यूट्रल थे, लेट्स से, ठीक है, सारे न्यूट्रल थे। ठीक है, अब क्या हुआ कि इस वाले पहले वाले पर बैटरी ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दिया इसको। ठीक है, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये कैसा चार्ज हो गया, इस पे नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, अब इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे आगे चला गया। ठीक है, तो इस पे देखो नेगेटिव किस वजह से आया, एक इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से नेगेटिव आया, बट जैसे इलेक्ट्रॉन आगे चला गया ये वापस से जीरो चार्ज हो गया, इस पे जीरो चार्ज हो गया, वापस से अगले वाले पे नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, फिर क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे जंप करके जाएगा और अगले वाले एटम के इलेक्ट्रॉन पे हिट करेगा। ठीक है, तो जैसे ही, ठीक है, ये नेगेटिव हुआ, नेगेटिव कैसे हुआ, पीछे से इलेक्ट्रॉन आया, बट जैसे ही ये वापस गया, वापस जाते ही ये कैसा बन गया, पॉजिटिव बन गया, और ये कैसा बन गया, नेगेटिव बन गया। ठीक है, तो और उसके बाद देखते हैं, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहां से जब जंप करके जाएगा तो ये वापस से जीरो चार्ज बन जाएगा, पॉजिटिव नहीं सॉरी जीरो चार्ज हो गया इस पे। ठीक है, फिर इस पे जीरो हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले वाले पे नेगेटिव हो जाएगा। तो हम ध्यान से देखें कि जैसे जैसे करंट चल रहा है, मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन चल रहा है, तो पहले सारे न्यूट्रल थे। ठीक है, जैसे ही एक पे इलेक्ट्रॉन आया वो नेगेटिव हो गया, फिर अगले पे आया अगला नेगेटिव हो गया, अगले पे आया अगला नेगेटिव हो गया, अगले पे आया अगला नेगेटिव हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इस तरफ नेगेटिव चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, नेगेटिव चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, बट करंट क्या है, पॉजिटिव चार्ज का ट्रांसफर है। तो पॉजिटिव चार्ज का ट्रांसफर देखें एक बार क्या हो रहा है। ठीक है, जब देखो इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां आया, ठीक है, तो ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां आया तो ये नेगेटिव था और ये पहले जीरो चार्ज था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के जंप करने से पहले ये नेगेटिव था, ये जीरो था। जैसे इलेक्ट्रॉन जंप किया तो ये नेगेटिव से क्या बन गया, जीरो, और ये जीरो से क्या बन गया, नेगेटिव। ठीक है, ठीक है, देखो देखो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप किया, ये पहले कैसा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहां पे एक्स्ट्रा आ चुका है, उसके बाद की बात कर रहे हैं। ये नेगेटिव चार्ज था, जैसे ही चार्ज आगे जंप किया इस पे चार्ज कैसा बन गया,
जीरो बन गया, ठीक है। और इस पे कैसा बन गया, नेगेटिव बन गया, ठीक है। तो पहले ये नेगेटिव था, ये जीरो था, फिर क्या हुआ, ये नेगेटिव बन गया और ये जीरो बन गया, ठीक है। तो ये जीरो चार्ज था और नेगेटिव हो गया, तो मतलब क्या बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इस तरफ गया, बोल सकते हैं, है ना। मतलब जीरो से कोई चार्ज नेगेटिव हो गया है, इसका मतलब उससे पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर गया, एंड ये नेगेटिव से जीरो हो गया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। सिंपल बात है ना। आगे देख लो, जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया तो यहां था इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज था, और जैसे ही जंप करके वापस जाएगा तो यहां पे वापस से जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इस पे नेगेटिव चार्ज था, अभी क्या था, नेगेटिव। जब इलेक्ट्रॉन आ चुका है, जब इलेक्ट्रॉन ने जंप किया तो जंप करते ही इस पे जीरो हो गया, तो नेगेटिव से जीरो बन गया। और इसका जीरो से पहले क्या था, जब इलेक्ट्रॉन नहीं आया था तो पहले जीरो था इस पे चार्ज, फिर नेगेटिव बना, और जीरो कब बनेगा, जब ये आगे चला जाएगा। तो एक ही इलेक्ट्रॉन का देखो, सिर्फ ये जब आगे गया तो नेगेटिव से जीरो हो गया, मतलब इसका इस पे चार्ज पॉजिटिव हो गया और इस पे चार्ज नेगेटिव हो गया। तो क्या सोच सकते हैं हम कि यहां से यहां पॉजिटिव चार्ज पीछे चला गया। बात क्लियर हुई, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिस तरफ होगा, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो इस तरफ क्या हो रहा होगा, ट्रांसफर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और जिस तरफ ट्रांसफर होता है उसी तरफ क्या होगा, करंट फ्लो, उसी तरफ क्या होगा, करंट फ्लो, ठीक है। तो हम स्टैंडर्ड करंट फ्लो जो लिखेंगे वो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज को ही लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जिस तरफ हो रहा है उसका ऑपोजिट क्या होगा, करंट फ्लो होगा। बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो, इस पे सवाल बन सकता है कुछ, कैसा सवाल बन सकता है, लेट्स से एक वायर है भाई, ठीक है। इसमें इस तरफ यहाँ एक बंदा खड़ा कर दिया हमने, यहाँ एक बंदा खड़ा कर दिया, ठीक है। ये बंदा यहाँ पे नोट करे जा रहा है और ये ना अब इलेक्ट्रॉन्स को देख रहा है। ये बंदा क्या कहता है ना, ये बंदा कहता है कि 5 इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं पर सेकेंड इस डायरेक्शन में, 5 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं 1 सेकंड में इस डायरेक्शन में, इसने देख लिया। अपने को बताना क्या है कि करंट कितना है, करंट कितना है। अब देखो, सबसे पहले तो करंट की डायरेक्शन सोचनी है। करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन ये बनेगी, ठीक है। अच्छा, अब है क्या करंट, करंट है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज लिखना अपने को, चार्ज किसका लिखेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन का लिख दो, है ना। मतलब करंट मतलब कि भाई दिस मच चार्ज इन 1 सेकेंड, है ना। और कितना चार्ज भाई, 5 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज, 5 इंटू एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ना नेगेटिव मत सोचना ज्यादा, ठीक है। अगर ये तुमने सोच लिया इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो कर रहा है तो करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है, इतना सोचना है, ठीक है। करंट की डायरेक्शन अपनी पहले ही आ गई है, ये रही। और यहाँ हम सिर्फ करंट का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, सिर्फ करंट का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। वैसे अगर यहाँ पे साइन खुद लगाओ, ठीक है, साइन खुद अगर लगा दे तो अपने आप से नेगेटिव बता देगा वो, ठीक है। तो उसको ऐसे मत सोचो, कंसेप्चुअली सोचो, ठीक है। कंसेप्चुअली क्या, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखो यहाँ पे। तो 8 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम पर सेकेंड मतलब एम्पियर। सिंपल भाई, इतना एम्पियर करंट फ्लो है। बात क्लियर है, आई थिंक इट्स सिंपल, ठीक है। सो जस्ट नोट, आगे छापते हैं कुछ। ठीक है, देखो भाई, इसके बाद अपना एक ना काम का टॉपिक आ रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। करंट हमने पढ़ लिया, रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, फिर वोल्टेज पढ़ेंगे। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, अभी कंडक्टर की ही बात कर रहे हैं और चीज़ें अपनी बाद में आती रहेंगी। सेमीकंडक्टर एक चैप्टर ही है, इंसुलेटर थोड़ा बहुत पढ़ना होता है, ज़्यादा टेंशन नहीं होती, ठीक है। तो कंडक्टर की रेजिस्टेंस का क्या मतलब है, रेजिस्टेंस की का हिंदी में मतलब अवरोध, अवरोध मतलब रोकना, अवरोध मतलब रोकना, ठीक है। तो मतलब कंडक्टर क्या करता है, कंडक्टर में से जब करंट फ्लो करता है तो कंडक्टर उसको रोकने की कोशिश करता है, रोकने की कोशिश करता है। इंसुलेटर क्या करता है, उसकी कोशिश सफल हो जाती है, कोशिश वो भी करता है, उसकी कोशिश सफल हो जाती है, वो करंट को नहीं चलने देता, ठीक है। बट कंडक्टर कोशिश करता है बट करंट फ्लो फिर भी कर जाता है, ठीक है। तो
अब देखो भाई, किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस का क्या मतलब होगा, इसको अपन थोड़ा सा एक बार फिजिकल में बना के देखते हैं, फिजिकली सोच के देखते हैं। जैसे एक अपने पास वायर है, ठीक है, वायर है एक, इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और इसकी लेंथ है एल। अब इसकी अपने को रेजिस्टेंस के बारे में सोचना है कि रेजिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है, और कैसे हम कैलकुलेट करेंगे वो सब देखेंगे। तो देखो हम क्या करते हैं कि कोई भी कंडक्टर जो है वो रेजिस्टेंस होती ही है, उसमें पहले हम ऐसे बैटरी लगा देंगे, ठीक है। तो देखो बैटरी लगाने से क्या दिखा अपने को कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा, ठीक है, और करंट इसमें कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे करंट फ्लो करेगा, सिंपल बात है, ऐसे आगे आगे करंट फ्लो करेगा और नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी में वापस आ जाएगा, ठीक है। तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, यहां तक बात क्लियर है। अब यहां पे ये सोचना है अपने को कि इस करंट को चलने से रोकने में कौन सी चीज हेल्प कर रही है, ठीक है, मतलब ऐसे सोच लो कि इस करंट को चलने में कौन सी चीज हेल्प करेगी इसकी और कौन सी चीज इसको रोकने की कोशिश करेगी, कुछ ये सोचना है, ठीक है। और ये दो चीज अपने पास दो ही है, सिर्फ ए एंड एल, दो ही चीज है, ठीक है। कंडक्टर की ये फिजिकल डायमेंशन यही है, ए एंड एल, ठीक है। दूसरी कंडक्टर की अंदर की प्रॉपर्टी होती है, उसको हम बाद में बात करते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या है कि इसको सोचने के लिए ना सिंपल ऐसे सोचो कि दो कंडक्टर कंसीडर करो, ठीक है। देखो कंडक्टर को क्या करो ना, ये पाइप है मान लो एक, ठीक है, ओपन पाइप है, ठीक है। इसमें क्या है कि जो करंट चलना है, करंट को मान लो छोटे छोटे बच्चे, ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं, इन बच्चों को क्या करना है, इस पाइप को क्रॉस करना है, ठीक है। मतलब करंट यहां से यहां जाने का मतलब फिजिकल मतलब क्या बना है, हमने एक पाइप बना दी, उसमें बच्चों को ऐसे पार करना है, ठीक है। अब दो पाइप ले लो, ठीक है, दो पाइप ले लो, एक पतली एक मोटी, लेंथ दोनों की सेम ले लो लगभग, ठीक है, लेंथ दोनों की सेम ले लेते हैं। तो इसमें भी इन्हीं चार बच्चों को निकलना है और इसमें भी इन्हीं चार बच्चों को निकलना है, यही सोचो बस, ठीक है। तो कौन सी पाइप में से निकलना आसान रहेगा और कौन सी पाइप में निकलना मुश्किल रहेगा, बहुत ही सिंपल आंसर दे सकते हैं, इसमें तो जगह ही बहुत कम है, ठीक है। एक एक बंदा ही चल सकेगा, शायद एक एक भी ना चल पाए, घिस घिस के चले, हाथ पैर फूट जाए, बट इसमें तो शायद चारों बंदे एक साथ ऐसे निकल जाएं, तो इसमें तो बहुत फास्ट निकल जाएंगे, इसमें बहुत स्लो निकलेंगे, ठीक है। तो मतलब इस पाइप की जो रेजिस्टेंस है, अगर वो R1 बोल दें, इस पाइप की रेजिस्टेंस R2 बोल दें, रेजिस्टेंस मतलब रोकना, ध्यान रखना है। तो रोक कौन ज्यादा रही है, कौन सी पाइप ज्यादा रोक रही है, पहली ज्यादा रोक रही है, अपने को साफ साफ दिख रहा है, R1 इज ग्रेटर देन R2, है ना। तो ये इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, इसकी रेजिस्टेंस कम होगी। दूसरा एक और चीज कंसिडर करते हैं, अब की बार हम एरिया सेम लेते हैं और लेंथ अलग अलग ले लेते हैं पाइप्स की, ठीक है। अब इसमें भी सेम ही यही चार चिंटू हैं, इन्हीं को एक ये खेल रहे हैं मतलब आराम से, ठीक है। अब ये दो पाइप दे दो, इनका तो काम वही है, पाइप में घुसना निकल जाना, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, कौन सी पाइप से निकलना आसान रहेगा, कौन सी पाइप से मुश्किल रहेगा, सोच पा रहे हैं, ठीक है। देखो दोनों संकरी तो हैं, बट ये छोटी सी है और ये बहुत लंबी है ना। तो इसमें फंस के तो चलेंगे, बट यहां तक बाहर निकल गए, ठीक है। और इसमें जब इतनी लेंथ कवर करेंगे तो यहीं पे तो रहेंगे, बाहर निकले ही नहीं अभी, है ना। तो कौन सी पाइप से निकलना आसान है, कौन सी पाइप से निकलना मुश्किल है, इस पाइप से निकलना बाहर मुश्किल है, इससे आसान है, ठीक है। बट रेजिस्टेंस क्या है, उल्टी चीज है, रेजिस्टेंस है रोकना, तो रोक कौन ज्यादा रही है, जो जितनी लंबी वायर है वो उतना ज्यादा रोक रही है, उतनी जल्दी बच्चों को नहीं निकलने दे रही, उतनी लेट कर रही है, बच्चों को लेट कर रही है, तो टाइम ज्यादा लग रहा है ना। और आई क्या है, dq/dt, ठीक है। तो देखो चार बच्चों को ही निकलना है ना पाइप से, तो ठीक है, चार बच्चों को ही निकलना है, तो dq तो कांस्टेंट है सबके लिए, ठीक है। मतलब मान लो चार इलेक्ट्रॉन्स को निकलना है, तो चार्ज का फ्लो तो जितना चार्ज फ्लो करना हो तो सेम ही है, टाइम में यह लगाएगा, इसमें टाइम ज्यादा लेगा, इसमें टाइम कम लेगा, इसमें टाइम अगर ज्यादा लिया तो इसमें करंट क्या बना, कम बना, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इसकी क्या बनेगी, ज्यादा बनेगी, ठीक है। तो R2 इज ग्रेटर देन R1, सिंपल है, ठीक है। आगे से हम ऐसा ही सोचेंगे, कभी भी रेजिस्टेंस की बात आएगी ऐसे पाइप बना के बच्चों को पाइप से खेल लो आराम से, ठीक है, अपने आप पता लग जाएगा, ठीक है। तो देखो यहां से अपने को क्या पता लगा है कि भाई अगर हम सिर्फ लेंथ कंसीडर करें, ठीक है, तो जिसका एरिया ज्यादा है उसकी रेजिस्टेंस कम है, इसका एरिया ज्यादा है ना, ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस कम है। तो रेजिस्टेंस
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। एरिया ध्यान रखना कौन सा एरिया है, ये वाला एरिया पाइप का जिसमें बच्चे जा रहे हैं, इसमें कौन सा एरिया, ये वाला एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया। ये या यहाँ पे ऐसे भी बना सकते हैं, ये भी सेम ही है, ठीक है। दूसरी बात, दूसरे में क्या दिख रहा है अपने को, जिसकी लेंथ ज्यादा है उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ भी है, ठीक है। तो लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, और एरिया जितना छोटा होगा रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा होगी। ये ना कंफ्यूज अपने को होता है कई बार, ठीक है। मतलब जो मोटी वायर होती हैं उनकी रेजिस्टेंस अपने को फील होता है ज्यादा है, बट ऐसा नहीं है। मोटी वायर की रेजिस्टेंस कम होती है, पतली वायर की रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, ठीक है। तो अपने बल्ब में जो वायर लगी है बिल्कुल पतली सी लगी है, और हीटर में वायर लगी है मोटी लगी है, तो किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, बल्ब की रेजिस्टेंस ज्यादा है, हीटर की रेजिस्टेंस कम है। ये यहीं पे कंफ्यूजन होता है, कई बार उल्टा सोचते हैं हम, ठीक है। तो वायर जितनी पतली उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा, ठीक है। अच्छा देखो, दो चीजें तो ये होगी, ठीक है। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इसमें आ जाता है रो, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाय ए। रो क्या लिखेंगे हम, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है भाई, मटेरियल कौन सा यूज करते हो। जैसे एक बार कॉपर यूज किया सेम डायमेंशन का, एक बार आयरन यूज किया सेम डायमेंशन का, ठीक है। तो डायमेंशन सेम होने से रेजिस्टेंस सेम नहीं होगी, साथ में अपने को मटेरियल भी देखना पड़ेगा। अब जो कॉपर होता है उसकी रेजिस्टिविटी कम होती है, उसमें रेजिस्टेंस कम होती है। तो अगर हम आयरन एंड कॉपर के सेम डायमेंशन के कंडक्टर ले लेंगे तो कॉपर की रेजिस्टेंस कम बनेगी, आयरन की ज्यादा बनेगी। बात क्लियर है, बात सिंपल, ठीक है। अच्छा अब क्या है ना, रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट इसकी वो है ओम, OHM, ठीक है। हिंदी में इसको ओम लिख देते हैं बस, ठीक है, अंग्रेजी में ही लिखेंगे हम ज़्यादा, ठीक है। इसका सिंबल ऐसा है भाई, ठीक है, ये ऐसा, ठीक है। अच्छा ऐसा यूनिट तो ओम है, बट ये कई बार किलो ओम में दिया होता है, मेगा ओम, गीगा ओम, वो दे सकते हैं, ठीक है। तो किलो 10⁻³ लगा देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ बोले 1 किलो ओम का मतलब के लिखा मिलेगा और ओम ऐसे ही ड्रॉ किया मिलेगा, इसका मतलब क्या है, 1000 ओम है, ठीक है। बस ठीक है, इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं, बात क्लियर, ठीक है। सो जस्ट नोट, आगे चलते हैं, ठीक है। देखो थोड़ी सी रजिस्टिविटी पे चर्चा कर लेते हैं। रजिस्टिविटी या रो, ये क्या है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, बड़ी सिंपल बात है भाई, मटेरियल्स प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा अब इसकी डेफिनेशन कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन हम इसकी ना रेजिस्टेंस से ही बनाते हैं, इसकी डेफिनेशन हम रेजिस्टेंस से ही बनाते हैं। इसका दूसरा नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी रेजिस्टिविटी ही है। इसको रो ऐसे बना होता है, ठीक है, तुम्हारी बुक में ऐसे पी टाइप लिखा होगा, ठीक है, बट वो पी और रो एक जैसा हो जाता है, इसलिए उसको हम ऐसा ही बना देते हैं, जैसा डेंसिटी का रो होता है वैसा ही बनाते हैं, ठीक है। अब देखो इसकी डेफिनेशन कहाँ से आती है, अपने पास है रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल ओवर ए, रो एल ओवर ए। तो किसी कंडक्टर में अगर एरिया को 1 मीटर स्क्वायर पुट कर दो और लेंथ को 1 मीटर पुट कर दो, 1 मीटर पुट कर दो, तो क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी 1/1, है ना। तो क्या है ये रेजिस्टिविटी है क्या, रो बेसिकली रेजिस्टेंस ही है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर हैविंग यूनिट एरिया, मतलब 1 मीटर स्क्वायर तो एरिया, ठीक है, या यूनिट एरिया भी लिख सकते हैं, ठीक है, एंड यूनिट लेंथ, मतलब 1 मीटर और यूनिट लेंथ, ठीक है। एक ऐसा कंडक्टर जिसकी लेंथ 1 हो, एरिया भी 1 हो, उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो रेजिस्टिविटी के इक्वल ही आएगी, ठीक है। तो किसी मटेरियल की अगर रेजिस्टिविटी निकालनी है तो उस मटेरियल का ये एक पार्ट काट लो, 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर वाला, ठीक है, और उसकी रेजिस्टेंस लिख दो, वही क्या होगा, रेजिस्टिविटी होगा। अच्छा कई बार अपना रेजिस्टिविटी की जगह कंडक्टिविटी बोल देते हैं, वो कंडक्टिविटी बोल देते हैं, इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। ध्यान से तो क्या मतलब है, तो बहुत ही सिंपल बात, ठीक है। कई बार रेजिस्टिविटी की जगह कंडक्टिविटी बोल देते हैं। अच्छा कंडक्टिविटी ना ज्यादातर हीट ट्रांसफर में यूज होता है,
हीट ट्रांसफर में कंडक्टिविटी ही यूज होता है, ठीक है, उसमें रजिस्टिविटी नहीं बोलते, इसमें ज्यादातर रजिस्टिविटी बोलते हैं, कंडक्टिविटी नहीं बोलते, ठीक है। तो कंडक्टिविटी लेट से के है, ठीक है, और ये क्या होती है, कंडक्टिविटी इज 1 बाय रजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी इज 1 बाय रजिस्टिविटी, बड़ा सिंपल, और कुछ नहीं, सिर्फ उल्टा है, ठीक है। अच्छा, कोई बोले कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या होगा, कंडक्टेंस इज 1 बाय रेजिस्टेंस, मतलब कंडक्टेंस का मतलब कंडक्ट करने में कितनी आसानी हो रही है, रेजिस्टेंस मतलब कंडक्ट करने में कितनी मुश्किल हो रही है। तो आसानी एंड मुश्किल एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो सिर्फ ऑपोजिट लिखा है, ठीक है। तो इसके लिए कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी आ गई, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस आ गई, ठीक है। तो कंडक्टेंस का अगर फॉर्मूला हम बनाने की सोचें, ठीक है, तो क्या बनेगा, रेजिस्टेंस था रो एल बाय ए, तो 1 बाय रो एल ए ऐसे बन जाएगा, ठीक है। एंड 1 बाय रो क्या है, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ए बाय एल, ठीक है, ये क्या बन गई, कंडक्टेंस। बट कंडक्टेंस कभी ऐसे आएगा नहीं, हम पूछ तो सकते हैं, ठीक है, बस अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए, अगर ये दो चीजें पता है तो इन्हीं में काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कंडक्टेंस की जो यूनिट है, ठीक है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है, OHM, कंडक्टिविटी है इसका ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब MHO, MHO, ठीक है, इसकी यूनिट है MHO। कंडक्टिविटी की कोई यूनिट नहीं है, कुछ ऐसी जरूरत नहीं है, कंडक्टेंस की यूनिट ही बन सकती है MHO। बात क्लियर, बात सिंपल है, ठीक है, जस्ट नोट, आगे चलते हैं। ठीक है, देखो भाई, अब अपने को एक कंडक्टर दे रखा है, ठीक है, और कंडक्टर सेम ही है, अपने को कंडक्टर की रेजिस्टेंस लिखनी है। एक कंडक्टर दे रखा है, क्यूबॉइड शेप का है, इसकी रेजिस्टेंस अपन को लिखनी है, ठीक है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या दे रखी है कि पहले केस में हमने कंडक्टर को बैटरी से ऐसे जोड़ा, बैटरी से हमने ऐसे अटैच किया, मतलब इसका ये फेस और ये फेस बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब इसकी रेजिस्टेंस लिखनी है अपने को, ठीक है। तो भाई क्या सोचेंगे हम इसमें, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अपने पास एक ही है, रो एल बाय ए, ठीक है। अच्छा, एरिया कौन सा था और लेंथ कौन सी थी, ये थोड़ी सी काम की बात है। जब हमने पाइप बनाया था भाई, पाइप बनाया था तो एरिया कौन सा देखा था पाइप का, मतलब बच्चों को ऐसे भागना था ना, ऐसे भागना था, तो मतलब करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, ऐसे फ्लो करंट के लिए एरिया कौन सा है, एरिया ये है भाई वो गेट जिसमें वो एंटर कर रहे हैं, और कुछ देर बाद फिर से वो गेट आएगा, मतलब कुछ देर नहीं, हर टाइम वो सेम गेट रहेगा, है ना। एक बार जिसमें घुस गए उतना ही एरिया चलता जा रहा, उतना ही एरिया चलता जा रहा, तो वो एरिया अगर बड़ा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी ना, चलने में खुले खुले चलेंगे, इतना छोटा सा एरिया होगा एक ही बंदा चल पाएगा, ज्यादा एरिया होगा ज्यादा चल पाएंगे। तो एरिया कौन सा कंसीडर करना है अपने को, एरिया रो एल बाय ए, जो एरिया है वो क्या है, एरिया परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर जो एरिया है वो एरिया। दूसरा इसका नाम ऐसे क्रॉस सेक्शन एरिया भी बोल देते हैं, मतलब कोई भी क्रॉस सेक्शन काट लो, इसमें क्रॉस सेक्शन मतलब कोई भी क्रॉस सेक्शन कट कर दो, यहां पे कट कर दो, तो एरिया क्या दिखेगा क्रॉस सेक्शन का, यही तो दिखेगा। तो एरिया कौन सा है, ये वाला। लेंथ कौन सी है, लेंथ बड़ी सिंपल है, पाइप जितनी लंबी है उतना लोगों को चलना पड़ेगा, बच्चों को चलना पड़ेगा, तो लेंथ कौन सी है, सिंपल ये। तो लेंथ कौन सी भाई, ये है अलोंग द करंट, तो करंट जिस तरफ फ्लो कर रहा है वो लेंथ अपने को लेनी है, ठीक है। तो पहले केस में क्या हो रहा है, ठीक है, पॉजिटिव, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये है, पॉजिटिव से नेगेटिव तक करंट फ्लो करेगा, तो ऐसे पॉजिटिव से आया और करंट अब ऐसे जा रहा है, ऐसे, ठीक है भाई, मतलब इस फेस के थ्रू चलना स्टार्ट हुआ और उस फेस तक चला, ठीक है। तो रास्ते में इसको कौन सा क्रॉस सेक्शन मिला, हर एक क्रॉस सेक्शन सेम ही दिखेगा, उसको देखना, ठीक है। तो देखो हर एक टाइम पे उसको इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करना पड़ रहा है ना, ये फिर इसके बाद यही, इसके बाद यही, इसके बाद यही, तो इसी क्रॉस सेक्शन को उसको हर बार क्रॉस करना पड़ रहा है। एंटर भी उसी क्रॉस सेक्शन में हुआ, एग्जिट भी उसी क्रॉस सेक्शन में हुआ। कई बार ये क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज भी हो सकता है, मतलब ऐसा बन जाए यहाँ पे एरिया छोटा हो वहाँ पे बड़ा हो, तो वो पॉसिबल है, उसको हम बाद में सोचेंगे, पहले सिंपल वाला सोचते हैं। तो एरिया ये बन गया अपना, एरिया कितना भाई, B × H,
ठीक है। और लेंथ कितनी, करंट को कितना लेंथ चलना है, करंट को यहां से यहां तक चलना है, एल लेंथ चलना है, ठीक है। तो इसकी रेजिस्टेंस हम लिख सकते हैं सीधे रो लेंथ एल और एरिया कितना बी एच, ठीक है। दूसरा केस देखो, दूसरे केस में हमने क्या किया, दूसरे केस में हम करते हैं कि हमने बैटरी को कुछ ऐसे कनेक्ट कर दिया, इसका ये ऊपर वाला फेस है, ठीक है, ये ऊपर वाला फेस है भाई, सबसे ऊपर वाला, इस पे ऐसे मैंने क्रॉस बना दिया, इसके इस फेस से ऐसे कनेक्ट कर दिया हमने बैटरी को, और नीचे वाले इस फेस पे, ठीक है। तो अब सोचना है कि भाई करंट फ्लो कैसे होगा एंड रेजिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है। तो अब करंट फ्लो कैसे हो रहा होगा, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज आएगा और उसको कितना एरिया मिला, स्टार्टिंग में ये पूरा एरिया मिल गया भाई, मतलब अगर बच्चों को ऐसे ऐसे क्रॉस करना हो इसको तो इतना बड़ा गेट मिल जाएगा, इतना बड़ा गेट, और ये एरिया कांस्टेंट है नीचे तक, तो एग्जिट कौन से एरिया से करा, इस एरिया से एग्जिट कर गए, सिंपल। एंड लेंथ कितनी चली, एच लेंथ चले, तो रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए, रो लेंथ कितनी एच लेंथ ऐसे चला ना भाई करंट, एच लेंथ ऐसे चला, एरिया कौन सा मिला उसको, ये ऊपर वाला एरिया मिला, ऊपर वाला एरिया कितना है, ऊपर वाला एरिया है बी इंटू एल, बात क्लियर, सिंपल है, ठीक है। देखो तीसरा केस देखो, तीसरे में थोड़ा सा ड्रॉ करना अपने को मुश्किल हो सकता है, बट मैं ड्रॉ कर रहा हूं, देखो ध्यान से, ठीक है। तीसरे में हमने क्या किया, ये फ्रंट फेस है इसका, ठीक है, ये फ्रंट फेस है, फ्रंट फेस से हमने बैटरी को अटैच किया, ठीक है, और फ्रंट फेस से बैक फेस तक जोड़ दिया बैटरी को, बैक फेस मतलब ऐसे पीछे से आ रहा है, ठीक है, ऐसे दिख नहीं रहा अपने को, ऐसे पीछे से आके अटैच हो रहा है, ठीक है, मतलब इसके पीछे वाले फेस पे अटैच हो रहा है, ठीक है, एक आगे वाले फेस पे एक पीछे वाले फेस पे, बात क्लियर। देखो पीछे वाले फेस को भी मैं डार्क कर देता हूं थोड़ा, ये पीछे वाला फेस है, ठीक है, ऐसे अगर अपने आप से ड्रॉ कर लोगे तो अच्छा दिखेगा अपने को, और अच्छा दिखेगा, ठीक है, ये पीछे वाला फेस है भाई। तो अब इसकी रेजिस्टेंस लिखनी है, रेजिस्टेंस, तो रो लेंथ कितना, करंट को कितने लेंथ चलना पड़ेगा, ऐसे लेंथ कितनी है, बी लेंथ है, ये रही बी, बाय एरिया कितना मिला, ये सामने वाला एरिया कितना है, ये बी है और ये एच है, ठीक है, ओ सॉरी ये एल है और ये एच है, एच ये हाइट है, सो एल एच, तो रेजिस्टेंस आ गई अपने पास, ठीक है। तो जेईई मेंस में ये सवाल सबसे पहले पूछा जाता है, ठीक है, और अगर ये सवाल क्लियर है तो बहुत सारी चीज़ें अपने दिमाग में क्लियर हो गई होंगी, आई थिंक क्लियर है, ठीक है। सो जस्ट नोट, आगे लिखते हैं कुछ, देखो नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम, अपने पास एक होलो सिलेंडर है, इनर रेडियस R1 आउटर रेडियस R2, R1 रेडियस का होल है, मतलब R2 रेडियस ऊपर वाली है, ठीक है, और L इसकी लेंथ है। हमने क्या किया, इस फेस को और इस फेस को, इन दो फेसेस को बैटरी से कनेक्ट कर दिया, अपने को बतानी है रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे, तो रेजिस्टिविटी रो तो लिखनी ही है, उसके बाद लेंथ एरिया ही अपने मेन है, ठीक है। तो इसकी रेजिस्टेंस लिखने के लिए अपने को थोड़ा सा दिमाग खुला रखना पड़ेगा। यहाँ पे ना जो पंगा लगता है, बहुत सारे बच्चे ना इसमें एरिया कंसीडर करते हैं, ये वाला अंदर वाला एरिया सिर्फ, है ना, लग रहा है ना ऐसा, क्योंकि यही एरिया है, यहीं से जाना चाहिए, खाली एरिया तो यही है ना, यहीं से जाना चाहिए करंट, बट करंट कहाँ से जाता है, खाली एरिया से जाता है, कंडक्टर से जाता है, कंडक्टर से जाता है, खाली एरिया से नहीं जाता, ठीक है। तो अगर इसमें बच्चे कंसिडर करें तो ऐसा लगेगा बच्चे तो बीच से निकलेंगे, ठीक है, बट करंट क्या है, करंट तो चार्ज का फ्लो है, चार्ज का फ्लो हवा में तो होगा नहीं, चार्ज का फ्लो तो कहाँ होगा, जहाँ पे कंडक्टर प्रेजेंट है वहाँ होगा चार्ज का फ्लो, तो ठीक है। तो चार्ज के लिए चलने के लिए जगह कौन सी है, जो भी ये शेडिड पार्ट है ये चार्ज की चलने की जगह है, जो ब्लैंक पार्ट है वहाँ पे चार्ज चल ही नहीं सकता, तो ये रेजिस्टेंस तो हम लिखेंगे ही नहीं, बात क्लियर है, ठीक है। तो अब जब देखो करंट जब एंटर किया तो वो ये जो शेडिड पोर्शन है इस पूरे पोर्शन में एंटर करेगा और शेडिड पोर्शन में ही चलेगा और यहां से शेडिड से ही बाहर निकलेगा, तो लेंथ तो अपने को सिंपल दिख रहा है, करंट ऐसे ही फ्लो कर रहा है ना, ऐसे ही फ्लो कर रहा है, लेंथ तो एल ही है, एरिया का ही पंगा है, तो एरिया कौन सा होगा, ठीक है। एरिया देखो फ्रंट में भी दिख रहा है, बीच में भी मैं ड्रॉ कर देता हूं एक बार, ठीक है, कि बीच में कभी भी हम देखें तो कंडक्टर को चलने के लिए ये इतना एरिया मिला हुआ है, करंट को चलने के लिए इतना एरिया मिला हुआ है, सिंपल है भाई।
तो ये एरिया शेडिड एरिया, इसी में करंट चलेगा, इसमें घुसेगा आगे निकलेगा, ऐसा ही फिर एरिया आएगा उसमें घुसेगा आगे निकलेगा। ठीक है, तो अब ये क्या है अपना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया क्या लिखेंगे, ठीक है, बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो, R2 R1, ठीक है, दिस इज द पोर्शन। तो एरिया इज पाई R2 स्क्वेयर माइनस R1 स्क्वेयर, ये आएगा एरिया, सिंपल। एंड लेंथ कितनी है, L है, तो रेजिस्टेंस इज रो L बाय एरिया, एरिया इज पाई R2 स्क्वेयर माइनस R1 स्क्वेयर। बात क्लियर है? ठीक है, अब देखो इस टाइप का और सवाल अपने पास हो सकता है। ठीक है, सवाल देखो बड़ा सिंपल कुछ भी बना सकते हैं ऐसे। ठीक है, एक अपने पास लेट से क्यूब है, क्यूबॉइड है, सेम ही पिछले वाला है। ठीक है, और उसके अंदर हमने क्या किया, एक कैविटी बना दी, उसके अंदर एक कैविटी बना दी, कैविटी यहां पे ऐसे। ठीक है, और ये कैविटी ऐसे पूरी की पूरी पार गई हुई है और यहां तक कैविटी है। ठीक है, अब इसकी अपने को रेजिस्टेंस लिखनी है, L लेंथ है, ये B ब्रेड्थ, H हाइट। ठीक है, और इसको हमने अटैच कर रखा है ऐसे भाई। तो अब इसकी रेजिस्टेंस अपने को लिखनी है। ठीक है, ये रेडियस R गिवन है, R रेडियस है। ठीक है, तो अब इसके अंदर भी सेम ही सोचेंगे भाई, जब करंट चल रहा है तो उसको कितना एरिया मिल रहा है। सबसे पहले एंट्री पे देखो, एंट्री पे यहां पे एंटर किया तो ये एरिया मिला। ठीक है, मतलब ये फेस विदाउट दिस सर्कल एरिया है ना, इस तरफ एरिया तो सर्कल का ही होगा ना, इसमें एंटर किया। रास्ते में कहीं भी देखो, रास्ते में हम देखें तो उसको इतना एरिया मिल रहा होगा भाई, इतना एरिया मिल रहा होगा, बट ये एरिया उड़ गया उसमें से। ठीक है, ये एरिया तो उड़ गया ना। ठीक है, तो सेम ही एरिया दिख रहा है अपने को, देखो। तो करंट को चलने के लिए एरिया कितना मिला, ये रेक्टेंगल माइनस दिस सर्कल। ठीक है, और लेंथ कितनी, L ही चला। ठीक है, तो रेजिस्टेंस हम सिंपल क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस इज रो, लेंथ की वैल्यू तो L, एरिया ये है B इंटू H। ठीक है, इसको B ले लो, B इंटू H, तो कौन सा एरिया है, रेक्टेंगल का, माइनस पाई R स्क्वेयर। आगे अपने पास रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस टाइप से अपने पास कई सारे सवाल हो सकते हैं, सिंपल ऐसे रेजिस्टेंस लिख देनी है। बात क्लियर? ठीक है, जस्ट नोट, आगे देखते हैं। सो अप नेक्स्ट वी हैव कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, कॉम्बिनेशन दो टाइप के होते हैं, वन इज सीरीज एंड अदर इज पैरेलल। ठीक है, तो देखो हम इसको ना आज अभी सिंपल तरीके से वैसे फील करके सोचेंगे। ठीक है, कि सीरीज में क्या होना चाहिए, पैरेलल में क्या होना चाहिए, जस्ट फील करेंगे। डेरिवेशन वगैरह जब किरचॉफ लॉ हम सीख लेते हैं तब हम कर पाते हैं इसकी। ठीक है, तो अभी देखो भाई एक बार के लिए। ठीक है, अगर अपने पास दो पाइप हैं, एक ये पाइप है, ठीक है, एक दूसरा पाइप है। ठीक है, दूसरा पाइप ये लो इतना सा है। ठीक है, हमने इन दोनों पाइप्स को जोड़ दिया, इनके फेस को ऐसे चिपका दिया। ठीक है, इनको ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस लेट से R1 थी, इसकी रेजिस्टेंस R2 थी। ठीक है, तो इसमें ऐसे बच्चे हैं बहुत सारे, अब वही 3-4 बच्चे ले लेंगे हम। ठीक है, इन 4 बच्चों को इस पाइप को क्रॉस करना है। अब पाइप में दो रेजिस्टेंस है, R1 प्लस R2 है, R1 प्लस R2 है। तो एक बार ना कि रेजिस्टेंस, बस यही सोचना है ना कि रेजिस्टेंस मतलब रोकना, कि ये पाइप इन दोनों को, ये दोनों पाइप मिलके बच्चों को कितनी पावर से रोकेंगे, कितनी पावर से रोकेंगे, है ना, रोकना चाहेंगे। तो अब एक बार ऐसे अज्यूम करो कि इसको क्रॉस करने में बच्चे T1 टाइम लेते हैं। मान लिया हमने इसको क्रॉस करने में बच्चे T1 टाइम लेते हैं। ठीक है, इसको क्रॉस करने में टाइम T2 लेते हैं, है ना। मान लिया इसको इंडिविजुअल क्रॉस करने में T1 लेते हैं, इसको इंडिविजुअल क्रॉस करने में T2 लेते हैं। तो कॉम्बिनेशन को क्रॉस करने में T1 टू क्रॉस R1 रेजिस्टेंस, T2 क्या है, टू क्रॉस R2। तो अब जब R1 प्लस R2 हो गया तो दोनों को कंबाइंडली क्रॉस करने में कितना टाइम लेंगे, सिंपल दिख रहा है, पहले इसको क्रॉस करेंगे फिर इसको क्रॉस करेंगे, टाइम कितना लेंगे, T1 प्लस T2 लेंगे। ठीक है, तो टाइम टू क्रॉस बोथ
टाइम टू क्रॉस बोथ एक साथ कितना लेंगे, T1 प्लस T2 लेंगे तो टाइम बढ़ गया। टाइम बढ़ गया तो मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गई। सिंपल बात है, मतलब क्रॉस करने में टाइम बढ़ गया अभी तो रेजिस्टेंस क्या हुई, बढ़ गई। सो जो आर नेट होगा अपना, मतलब अगर हम दोनों कैपेसिटर को एक ही मान लें, दोनों रेजिस्टेंस को एक ही माने और इसका नेट रेजिस्टेंस लिखना चाहें तो नेट रेजिस्टेंस मस्ट बी ग्रेटर देन R1 एंड मस्ट बी ग्रेटर देन R2, क्योंकि R1 का मतलब T1 टाइम लेना, R2 का मतलब T2 टाइम लेना, और टाइम कितना लेना है, T1 से भी ज्यादा T2 से भी ज्यादा, दोनों का सम कर रहा है। तो आर नेट क्या बन गया, R1 से भी बड़ा होना चाहिए, R2 से भी बड़ा होना चाहिए। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। ये अपने को बड़ा होना चाहिए, ये पता लग गया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है ना, फॉर्मूला अपना होता है R1 प्लस R2। तो सिंपल है, बड़ा ही तो है, सिंपल है, बड़ा ही है, सिंपल। अच्छा, दूसरा कॉम्बिनेशन है अपना पैरेलल वाला। तो पैरेलल में भी ऐसे ही सोचेंगे हम, ठीक है। पैरेलल में यही है, एक पाइप यहां था, ठीक है, एक पाइप यहां था, ठीक है। अब इनको पैरेलल में रख दिया हमने, ठीक है, पैरेलल में रख दिया। यहाँ पे 4 बच्चे सेम छोड़ दिए, 4 चिंटू हैं अपने, 4 चिंटू जो है छोटे छोटे, वही अपने को सारी फिजिक्स समझा रहे हैं, ठीक है। अच्छे नहीं बने, कोई चक्कर नहीं, गिरते पड़ते पहुंच जाएंगे। अब देखो, इसकी रेजिस्टेंस R1 थी, इसकी रेजिस्टेंस R2 थी, तो इसको क्रॉस करने में टाइम T1 लेते थे, इसको क्रॉस करने में टाइम T2 लेते थे। अब दोनों को क्रॉस करना है, बट क्या सब के सब को दोनों को क्रॉस करना पड़ेगा? नहीं भाई, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। मतलब देखो, असली में तो पता नहीं क्या करना चाहिए, बट अगर हम करंट की बात करें तो ऐसे होते हैं ना, एक रेजिस्टेंस ऐसे, एक रेजिस्टेंस ऐसे, ये 2 पैरेलल में हुए। तो यहां से करंट आया, यहां से मान लो 5 इलेक्ट्रॉन आए, तो क्या होगा, ऊपर अगर 4 इलेक्ट्रॉन चले गए तो एक ही तो यहां जाएगा। तो पांचों को दोनों क्रॉस नहीं करने पड़े, 5 में से 4 ने ऊपर वाला क्रॉस कर दिया, एक नीचे वाला क्रॉस करके चला गया। तो इस केस में भी क्या होगा, इस केस में भी क्या होगा भाई, कि ये पतला पाइप है तो पतले में एक ही गया, ठीक है। इन्होंने देख लिया, अंदाजा लगा लिया भाई ये पतला पाइप है, इसमें से एक ही निकल, और मोटे में से 3 निकलने लग गए, ठीक है। और जब तक ये 3 यहां पे पहुंचे, ठीक है, तो ये मोटा पाइप था, ये जितनी देर में पहुंचे, ये बंदा नीचे वाला उतनी देर में यहां पहुंच चुका, ठीक है, उतनी देर में ये बंदा यहां पहुंच चुका, क्योंकि इसने बीड़ा बेशक था बट अकेले को तो क्रॉस करना था, तो इसने क्रॉस कर दिया, ठीक है, इन्होंने भी क्रॉस कर दिया। तो अब कॉम्बिनेशन जो है, मतलब अगर ये यहां से t=0 से चले, ठीक है, तो यहां पे ये किस टाइम पे पहुंचेंगे, ठीक है, ये किस टाइम पे पहुंचेंगे, इस टाइम को आप एक बार टी नेट लिख देते हैं। तो वो टाइम क्या होना चाहिए, इन टाइम से कंपेयर करो, इन टाइम से कंपेयर करो। अब इसको चारों क्रॉस करें तो टाइम T1 लगता है, अब 3 करेंगे तो कितना लगेगा, T1 से कम लगेगा। बात क्लियर है, इसको 4 क्रॉस करते थे तो टाइम T1 लगता था, 4 के लिए था वो टाइम। अब 3 को 3 ही क्रॉस करेंगे, चारों करेंगे ही नहीं, तो 3 क्रॉस करेंगे तो टाइम क्या होगा, कम लगेगा। दूसरा ये वाला, इसको 4 क्रॉस करने में T2 टाइम लेते थे, तो एक अकेला क्रॉस करेगा तो T2 से कम लेगा, तो T टाइम जो है वो T1 से कम आया एंड T टाइम T2 से भी कम आया। ये काम की बात है भाई, ये जस्ट फील करना है, फील करना, अपने को फील करते ही दिखेगा कि ये टाइम दोनों टाइम से कम आया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, जो R नेट है वो R1 से भी छोटी होनी चाहिए और R नेट R2 से भी छोटी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ना बाईपास रास्ते मिल गए हैं, चारों को एक रास्ते से जाना ही नहीं पड़ रहा, एक 3 एक से चले गए कि एक से चला गया, ठीक है, तो टाइम तो कम ही लगेगा ना, बाईपास मिल गया उनको, सिंपल, ठीक है। तो R नेट ऐसे बनेगा। इसमें जो फॉर्मूला बनता है R नेट का, ठीक है, वो होता है 1/R नेट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो R नेट इक्वल टू R1 R2 ओवर R1 प्लस R2, ठीक है, ये अपना बनता है R नेट। और इसमें काम की बात क्या है कि R नेट जो है वो R1 से भी छोटा है एंड R2 से भी छोटा है, इसको मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हो, ठीक है, ये तुम्हारे घर से काम है, प्रूव दिस, ये प्रूव करना है, ठीक है, अपने आप से प्रूव करना, ऊपर नीचे लिख के करके देखो। बात क्लियर है, फॉर्मूले अपने को याद हो जाएंगे, फॉर्मूले तो सिंपल है, ध्यान रखेंगे, कैपेसिटर के उल्टे हैं फॉर्मूले, ठीक है। ये अपना सीरीज कॉम्बिनेशन, ये पैरेलल, ठीक है, फॉर्मूले क्या है, ऑपोजिट टू कैपेसिटर, कैपेसिटर के ऑपोजिट फॉर्मूले हैं रेजिस्टेंस के, ठीक है भाई। सो जस्ट नोट, देखते हैं। देखो भाई, अपने पास अब एक सवाल है,
एक अपने को मेटल का पीस दे रखा है, उसमें कुछ आयरन भरा कुछ कॉपर भरा है, मतलब आयरन का एक क्यूबॉइड है LbH का, ठीक है। उसके बीच में एक कैविटी थी और कैविटी में हमने कॉपर भर दिया। कॉपर की लेंथ L है, ब्रेड्थ B1, हाइट H1। अपने को अब इसकी रेजिस्टेंस लिखनी है, नेट रेजिस्टेंस लिखनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, यहां पर ये जो दो रेजिस्टेंस हैं ये सीरीज में हैं। देखो दो रेजिस्टेंस तो देख पा रहे हैं, दोनों की लेंथ L है ना। करंट तो ऐसे ही फ्लो करेगा, करंट फ्लो ऐसे करेगा, तो लेंथ दोनों की L है। एरिया एक का B इंटू H है, दूसरे का B1 इंटू H1 है, तो दोनों रेजिस्टेंस तो हम लिख ही सकते हैं। अब ये सोचना है कि ये रेजिस्टेंस सीरीज में है या पैरेलल में है, ठीक है, बात क्लियर है। अब देखो सीरीज का मतलब क्या होता है, सीरीज में क्या हो रहा था कि भाई चार बच्चे चले, पहले एक पाइप क्रॉस करना पड़ा, फिर दूसरा क्रॉस करना पड़ा चारों को। पहले चारों ने पहला क्रॉस किया, फिर चारों ने दूसरा क्रॉस किया। बट पैरेलल में क्या हुआ, तीन एक से चले गए, एक एक से चला गया, सबको सारे क्रॉस नहीं करने पड़े, है ना। तो इसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन आएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन वैसे इस तरफ से आएंगे, हम पॉजिटिव चार्ज का फ्लो मानते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज जब यहां से एंटर करेगा तो कुछ तो इस आयरन वाले एरिया में से निकलेगा, ठीक है, और कुछ कॉपर वाले एरिया में से भी निकलेगा। तो करंट को दो एक साथ रास्ते मिले हैं, आयरन वाला भी कॉपर वाला भी, तो दो गेट एक साथ मिले हैं, या तो वो बाहर वाले आयरन में एंटर कर सकता है या अंदर वाले कॉपर में एंटर कर सकता है, ठीक है, दोनों में एंटर कर सकता है, फिर दोनों में चलता रहेगा, साथ में दोनों से ही बाहर निकलेगा। तो मतलब क्या दिख रहा है, ये तो बाईपास वे है, दोनों एक दूसरे के बाईपास वे हैं, मतलब आयरन कॉपर को बाईपास कर रहा है, कॉपर आयरन को बाईपास कर रहा है। मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे हैं, ऐसे ऐसे हैं। दोनों का फर्स्ट टर्मिनल बैटरी से कनेक्टेड है, सेकंड भी बैटरी से कनेक्टेड है, तो ये क्या है, पैरेलल में है। पैरेलल में तो आर नेट क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफ आयरन लिखें अगर, ठीक है, तो क्या बनेगा भाई, रो आयरन, रो आई लिख देता हूं बस मैं, रो आई L ओवर एरिया B इंटू H। सिंपल है, नहीं, एरिया कितना है B इंटू H माइनस B1 इंटू H1। सिंपल बात है, अब हुई सिंपल, क्योंकि एरिया सिर्फ आयरन का लिखना, कॉपर का नहीं लिखना। दूसरा रेजिस्टेंस R2, R2 क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर, लेंथ L, उसका एरिया B1 इंटू H1। सिंपल, ठीक है। एंड R नेट अगर लिखें तो सिंपल कर दो, R1 R2 ओवर R1 प्लस R2, इसको तो नो लिख ही सकते हो, बहुत सिंपल है, बात क्लियर, ठीक है। अच्छा देखो अभी ना कई सारे ऐसे ऐसे सवाल हैं, कुछ इसके बाद अपने पास इंटीग्रेशन वाले सवाल आएंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो किताब में एक बार नेट रेजिस्टेंस के सवाल हैं, वो सारे देख लेना, ठीक है। सोल्ड एग्जाम्पल साथ साथ करते रहो, बुक साथ साथ अब पढ़ते रहो, ठीक है। साथ साथ सवाल करते रहो ना, तभी सवाल होंगे, बाद में आके ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। सो चलो ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय।